बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद लरम जमा कतुन को चता सुबह खुशाल है ठीक ठाक बे सेहतमंद बे जमा द प्रोग्राम नुम दे इन्फो खंदा और तासु दा प्रोग्राम गो रहे जमुंगा दा प्रोग्राम जमानन टॉपिक दे चाता कॉल कोल चाता डायरेक्ट कॉल कोल चेदे पर टेलीफोन बांधे दा जमानन टॉपिक दे जबता सर डेरे खबर को मनन द पुख्तो इज द कोलो बब मुन खबर को खन चुन के नॉन मनन मुन सरा मेलमान ज्यादा दी जमा खो द्रे परमानेंट मरगरी चिकम जमुंग सरी या गमुंग सरे दी खो मुंग नन जान करे दे PhD डॉक्टर दे डॉक्टर मुमताज सेद मुंगा होम जाइन कड़ी उदा ई मुतालिक बम मुंग खबरे और डेर खबरे बनोर इनको टॉपिक मुंग सर डेर लॉन्ग दिनो दे वजह न बज दखपल यो उर्दू शेर न दे प्रोग्राम इफ्तिताह जकोम मैं आज इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एक उर्दू के शेर से करूंगा कि एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना आंचल भी इसी तार से बनता है कफन भी। तो ये मैं प्रोग्राम हम इससे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन मैं डायरेक्ट आऊँगा मेहमानों की तरफ। डॉक्टर मुमताज साहब को मैंने पुश्तों में तो इंट्रोड्यूस उनका नाम मैंने कर दिया। डॉक्टर मुमताज साहब अपने आप को बोलने से पहले इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। बेसिकली डॉक्टर मुमताज साहब का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे तकरीबन 5 मिनट डॉक्टर साहब बोलेंगे और फिर इंशाल्लाह उनको हम बाकी प्रोग्रामों में भी जहमत देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है हमारा। तो मैं आऊँगा सबसे पहले इसकी तरफ फरहत की तरफ और फरहत को कहूँगा कि मुझे सबसे पहले तो अगर मैंने शेर से स्टार्ट किया है तो फिर एक सराइकी के या पंजाबी का शेर होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा नाम भी फरहत है। फरहत का मतलब ही जो है ना हंसी खुशी है और यानी कि पुरलतीफ है। तो मैं सराइकी का एक शेर आप सब दोस्तों को, जो पिछला पूरा हफ्ता मैं आप सबको मिस किया और फिर लास्ट प्रोग्राम में भी मैं प्रॉपर नहीं कर पाई थी, मैं ट्रैवल में थी। और हमारी एक दोस्त, जैसे आपने बताया कि गजाला जो है वो हमारे साथ नहीं है, तो उसको मिस करते हुए एक सराइकी का शेर है शाकिर शुजाबादी का, वो आप सबकी नजर जरूर करना चाहूंगी। तेरे श्योर। नाल जो गुजरी शाम साको, हर शाम दे शाम साको याद आंदी है। उडू रात होंदी है तन्हाइयां दी, जिसे घर वैरान तो याद आने। अधी रात को उठ उठ रोवा मैं, अधी रात को उठ उठ रोवा मैं, थी वे फजर अजान तो याद आने। ॾींहं रोंदियां शाकिर लंघ वेंदी है, वत थींदी है शाम तो याद आने। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, हम लोग यकीनन सब उसको मिस कर रहे हैं अपना गजाला को। और वो सऊदी अरब में है और सऊदी अरब में वो दुबई आएगी, वो दुबई में रहती है। तो वो दुबई आएगी लेकिन उसका वीज़ा अभी लगा नहीं है, तो वो उम्रा करके अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेगी, जो हमारी परमानेंट मेंबर है। मैं आऊँगा साइमा की तरफ और साइमा को कहूँगा कि वो उनके साथ 3 टॉपिक है आज। शॉर्टली मैं कह रहा हूँ कि जो जापान के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो अगर आप सबसे पहले शेयर कर दे तो इट कुड बी वेरी बेटर। जी, जापान में डॉक्टर साहब एक जगह है ओकोनिशिमा। जी। ओकोनिशिमा एक आइलैंड है और जो कि मशहूर है रैबिट्स की वजह से। इसको रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जंगली खरगोश जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। और जो टूरिस्ट हैं उनका जो कहते हैं ना कि मेन अट्रैक्शन उनके लिए, और स्पेशली फॉर एनिमल लवर्स, उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे वो खरगोश जो हैं वो सयाहों के साथ घूमते फिरते और इंटरेक्ट करते हैं। तो ये ओकोनिशिमा आइलैंड इसकी वजह से बहुत मशहूर है। मैं अब एक बात कहूँगा तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। मैंने एक अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा, SDGs में मैं हम मुल्क से बाहर थे किधर, तो मैंने उनसे पूछा कि किसी मुल्क में अमन की डिफिनेशन क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि किसी मुल्क में अमन की डिफिनेशन ये है कि वहाँ पे जानवर और ख़वातीन खुलेआम फिर रहे हो और उनको कोई कुछ कह ना सकता हो। ये एक मुल्क की आज़ादी का और उसकी तरक्की का सबसे बड़ा उन्होंने मुझे डिफिनेशन बताया था। तो साइमा की बात से मुझे याद आ गया, ज़बरदस्त है। सामीन जे तासु मुंगावरे नो मैडम साइमा नंद जापान यो खार मुतालिक को वेले चलता खरगोशान गर्जी और मिलमाने से संग राजी अगली सर मिलावेगी। डॉक्टर मरियम की तरफ आऊँगा मैं। डॉक्टर मरियम, हमारा टॉपिक है आज, आपका टॉपिक क्या है और आप किस चीज़ पे बात करना चाहेंगे? ओवर टू डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 1 पे बात की थी, जो कि पॉवर्टी था। आज हम SDG 2 पे बात करेंगे, जो है कि SDG 2 है कि टू क्रिएट अ वर्ल्ड
फ्री ऑफ हंगर बाय 2030। मीन्स कि हमें दुनिया से पूरी वर्ल्ड से 2030 तक हंगर का भूख को खत्म करना है। और 2015 से पूरी दुनिया में एक अलार्मिंग इंक्रीज हुई है फूड इनसिक्योरिटी में और हंगर में। इसकी मेन वजूहात एक ये पैंडेमिक है, कॉन्फ्लिक्ट है, और क्लाइमेट चेंज है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब इससे बात भी करेंगे, एंड डीपनिंग इनइक्वालिटीज हैं। और 2022 में तकरीबन 2019 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 2022 तक तकरीबन 735 मिलियन लोग जो हैं वो भूख का शिकार हुए हैं। और जब हम हंगर की बात करते हैं तो एक्चुअली ये है कि लोगों को सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं मिल रही। एक्सट्रीम हंगर और मेल न्यूट्रिशन एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा बैरियर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। जी फरहद। सॉरी डॉक्टर साहबा, आपने इतनी अहम इंफॉर्मेशन मालूमात मुझे दी है। वाकई मैं भी अक्सर भूख का शिकार होती रहती हूँ। इस भूख को ख़त्म करने के लिए मैं आप सबसे एक आइडिया लेना चाहूँगी। मेरे दिमाग में ना 20-25 करोड़ रुपया पड़े हैं, तो मैं अकाउंट में उसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये इस पे बहुत बड़ा अरसा आपको लगेगा। इसकी हम एडवाइस आपको कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीका है इसका। ये इंशाल्लाह हम आपको ट्रांसफ़र भी बल्कि ये करवा देंगे, और आपकी भूख भी इससे ख़त्म नहीं होगी, फिर भी नहीं होगी। ये आपकी सेहत से जो अंदाज़ा लग रहा है वो यही है कि इतना आसान नहीं है आपके गुर्बत को ख़त्म करना, जो आपकी पेट की गुर्बत है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। सरवत ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन हम उनको वेलकम कहेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर मुमताज़ साहब PhD डॉक्टर है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, जैसे उन्होंने स्टार्ट में बात की, और बहुत बड़ा उनका एक यकीनन वो एक इदारे से भी वाबस्ता है जहां उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा उनका एक एक्सपीरियंस है। मुझे दुनिया में लोग खुश होते हैं अपने चॉइस के लोगों के साथ बैठ के। अब लोगों का चॉइस क्या होता है? मेरा जो जवानी में हम सब का शायद चॉइस होता होगा, और लोगों का बुढ़ापे में भी होता है, और वो ये होता है कि वो कहते हैं जी किसी बड़ी गाड़ी वाले इंसान के साथ, जिसके साथ बहुत बड़ी गाड़ी हो, और जिसके साथ बहुत बड़ा बेंगलो हो, और जिसके साथ बहुत बड़ा पैसा हो। कोई कहता है जी वो आलिमों की महफिल में खुश होता है, कोई वो है जो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जाहिलों के महफिल में खुश होता है। वो कहते हैं यार इसमें चीखना चिल्लाना नहीं है तो ये कैसा महफिल है, इसमें हंसना और इसमें जो है जंपे लगाना और एक दूसरे को मार धाड़ पे आते हैं, तो उसमें खुश होते हैं। यकीन करें, मैं बहुत यंग एज से, मुझे ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं ज़्यादा खुश होता हूँ आलिमों के फैमिली में, और आलिमों के नज़दीक बैठ के मुझे बड़ी खुशी होती है, और उनके साथ बैठ के मुझे यकीनन दिली खुशी होती है। तो मैं डॉक्टर साहब को लूँगा। डॉक्टर साहब का टॉपिक है क्लाइमेट एक्शन। ओवर टू यू हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर मुमताज़ साहब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। अभी जो मैडम मरियम भी बात कर रही थी, और ओवरऑल भी जो क्लाइमेट चेंज है ये दुनिया का एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि ये क्लाइमेट चेंज क्यों है और किस तरह से लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये जब हम कहते हैं कि ये जी ग्लोबल इशू है, तो उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, यानी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं फॉर ट्रिगरिंग क्लाइमेट चेंज, बट जो दूसरे मुल्क हैं, ममालिक हैं, वो ज़्यादा उससे अफेक्ट हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं, मैं पाकिस्तान पे ही रहूँगा, ज़्यादा उस तरह से नहीं करूँगा। हम देखते हैं कि जी हमारी यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज, इसके जो वेदर पैटर्न हैं वो चेंज हो चुके हैं। हमारी बहुत ज़्यादा बारिशें हैं जो जहाँ पे हमें जब हमें रिक्वायर्ड होती हैं तो उस टाइम वो नहीं हो रही होती हैं। लाइकवाइज जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा है कि जो जैकबोबाद में इन द मंथ ऑफ अप्रैल 54 या 53 पे रिकॉर्ड किया गया था, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था। इसी तरह आई एम सुपरवाइजिंग सम ऑफ द थीसिस गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ पे हमारे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। पहले जहाँ पे ग्लेशियर होते थे, अब वहाँ पे लोग, यानी आपको वो लैंड विजिबल हो गई है, वो सामने है। तो दिस ऑल दीज थिंग्स आर ट्रिगरिंग a lot of problem for पाकिस्तान। हमने देखा है कि रिसेंटली जो 2022 में फ्लड आए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अफेक्टेड। इतना ज़्यादा हमारे मोर देन जो एक्सपेक्टेड लास्ट से जो एस्टिमेट किए गए हैं वो $30 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट, लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्या पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड
जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो हमारी जो ईयरली जो हम देखते हैं जी एमिशन हो रही है, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये जो दूसरी है वो लेस देन 1%, 0.9% हमारी कंट्रीब्यूशन है। बट ऑन द अदर एंड हम दुनिया के जो टॉप 10 के ममालिक हैं जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, वी आर वन ऑफ देम। लास्ट ईयर हम 5th नंबर पे थे, इसलिए इस दफ़ा 2023 में हम 8 पे पहुंच गए हैं, बट कंटिन्यूसली फॉर लास्ट में भी 1 डेकेड हम 10 के ब्रैकेट्स में ही रह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन है कि जी गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी वीक मेरी 2-3 वर्कशॉप्स होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ, प्लानिंग कमीशन के साथ, एवरीवेयर। तो मेरा जो अपनी सोच है, या जो मेरी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, या जो मेरी कोलैबोरेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने देखा है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कभी भी कोई गवर्नमेंट आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती है। मे बी दे कैन लीड समथिंग, बट ये लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेना होता है। मैं बड़ी एक बेसिक सी एग्जांपल आपको दूंगा। फॉर इंस्टेंस, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका पिंडी इस्लामाबाद में आप देखें, आपका जो लेवल ऑफ वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है। 1 मीटर से ज्यादा है, वो कहते हैं जी वो एनली जा रहा है। अब तो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन भी उस पर ले लिए हैं, वगैरह वगैरह। तो उसकी एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कंक्रीट के आमने बना दिए हैं, कहीं से जमीन में पानी नहीं जा रहा है। वो ना सिर्फ आपके फ्लड ट्रिगर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी नीचे जा रहा है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हम कहें जी गवर्नमेंट करेगी, तो ओके, गवर्नमेंट कैन प्लान समथिंग, बट एक्चुअली इंडिविजुअल्स हैव टू इम्प्लीमेंट। तो हमने अपनी जो कच्ची जगह हैं उनको छोड़ना है। आपका जो पानी है, मैं तो G8 में रहता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा है, इसमें मैं अपना पानी लेने के लिए गया तो वहाँ पे somebody was washing the bottle, तो वो इतना ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने उससे कहा कि भाई पानी आप घर से इसको धो के लाया करें, तो इसको वेस्ट ना करें। तो these are the things that we have to take the lead. सेकेंडली, मैं अगर लंबा नहीं हो रहा तो मैं एक और बात करता हूँ जो अच्छा हमारे डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मैं जरा इंट्रोडक्शन कर दूं सरवत की। सरवत अपनी इंट्रोडक्शन कर लेगी, उसके बाद मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूं 2 बातें करके। फिर सरवत अपनी इंट्रोडक्शन सिर्फ करेगी, प्लीज। सरवत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ताल्लुक़ मेरा तालीम के शोबे से है पिछले माशाल्लाह 24 साल से, और मैं एज़ अ मास्टर ट्रेनर भी इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। ठीक है। सरवत जो है, सरवत 2013 से मेरे साथ एज ए एम्बेसडर काम कर रही हैं। और जब मैं USAID का प्रोजेक्ट कर रहा था तो इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया था। फिर उसके बाद भी इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। रेगुलरली एक ट्रेनर है, बहुत अच्छे लेवल पे ये ट्रेनिंग करवाती है, लेकिन इसका ज़्यादातर फोकस जो है वो एजुकेशन पे है, और ज़्यादातर इसका फोकस जो है वो ये एजुकेशन ही रखती है। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक है बेसिकली, जैसे मैंने पश्तो में कहा था, मैं उर्दू में कह रहा हूं कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो है किसी को डायरेक्ट कॉल करना। ये एक दुनिया है आजकल की, जो कि टेलीफोन एक हमारे लिए, जितने इसने आसानियां पैदा की है, उतने ये हमारे लिए टेलीफोन ने बड़ी परेशानियां भी पैदा की है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जी फरहत अगर चुपना चाहे तो वो चुप नहीं सकती कभी भी, कि वो अगर आप उसको कॉल करते हैं वो कॉल अटेंड नहीं करती। फिर आप मोबाइल पे या किसी चीज़ पे कांटेक्ट करते हैं तो जी जो भी बंदा चुप रहा होता है तो वो कहता है जी नहीं, मैं तो किधर अवेलेबल नहीं हूँ। वो PTCL वाला मसला नहीं है, अब लैंडलाइन वाला मसला नहीं है। तो बेसिकली मोबाइल ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा किए हैं। उसके साथ एक मुश्किल ये है, मैं हैरान हो जाता हूँ उस दिन मुझे, और मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया, मेरा कुछ और टॉपिक था लेकिन मैंने इसको सेलेक्ट किया कि रात के तकरीबन 12:30 बजे मैं जल्दी सोने वाला हूँ, सुबह जल्दी उठने वाला हूँ। तो मैं लेकिन तहज्जुद के लिए उठता हूँ, तो तहज्जुद फिर मैं 12 के बाद मैं दोबारा उठता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ। तो मैं सुबह मैं उठा तो मुझे वीडियो कॉल आई। अब आप जरा खुद अंदाजा लगाएं, कोई बंदा आपको वीडियो कॉल करे 12:30 बजे रात के, और वो मतलब उसके साथ आपका ना फैमिली का टर्न हो और टर्म्स हो, और ना आपका उसे क्या कहते हैं, यानी फैमिली फ्रेंड्स भी ना हो और फैमिली का मेंबर भी ना हो। और वो आपको, बल्कि वीडियो कॉल के लिए तो फैमिली मेंबर से भी पूछना पड़ता है कि जी आप इस वक्त, जैसे मैं जब कोई शेयर करता हूँ ये अपना
डेटा शेयर करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि जी क्या नाम है उस पे कि ये कैमरा पे रिकॉर्डिंग होगी। कैमरे पे रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि देखिए अब डॉक्टर मरियम की वजह से आज हम 2 बजे प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर मरियम जिस ब्यूटी पार्लर में जाती है वो आज उसने 1:30 बजे खुलना था, तो ये 1-1.5 घंटा 12:30 बजे खुलना था, तो वो 1-1.5 घंटा वहां उसने लगाया, तो वो हम लोग आज 2 बजे कर रहे हैं। वैसे हम लोग सुबह जो है करते हैं 11 o'clock पे इस प्रोग्राम को, लेकिन बहरहाल फिर आगे अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे कि उसको किस वक्त किया जा सकता है। मैं दोबारा आऊंगा साइमा की तरफ। साइमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके साथ कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन है। एक वर्ड होता है हमारा जो हम हर हफ्ते एक इंग्लिश का वर्ड बता रहे होते हैं, कोई है वर्ड इस हफ्ते में? जी जी डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और ये है एफरविसेंट। ठीक है। एफरविसेंट का मतलब है जैसे बबली, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी पर्सन। अच्छा, इसको स्पेल करें जरा लोगों के लिए। EFFERVESCENT, एफरविसेंट। ठीक है। ठीक है, और इसको हम लाइक इस तरह भी कि वो एक चमकती हुई शख्सियत है जो हर कमरे को रोशन करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो she has an effervescent personality that brightens up any room. So इसका मतलब बेसिकली है बबली, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगा सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मिस जी साइमा, जी लगता है आपने मेरी तारीफ की है। मुझे लगता है मिस साइमा ने ये मेरी तारीफ की है। शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ ट्राई करने की कोशिश की है। अच्छा, मैं सरवत की तरफ आऊंगा। सरवत, क्या टॉपिक आज क्या है और वो किस टॉपिक पे बात करना चाहिए? बेसिक मैंने आपको कहा कि वो एजुकेशन पे बात करती है अक्सर, लेकिन इस टॉपिक पे हम दोबारा भी मरियम बात करेगी जब वहां तक हम पहुंचेंगे। आज तो हमारा SDG 2 है और डॉक्टर साहब का SDG नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन का, लेकिन मुझे जुबानी याद है इसलिए कि मैंने इस पे बड़ा सर मारा है। मैंने MDG से शुरू किया था व्हेन आई वाज इन UK, वहां से मैंने शुरू किया था और अभी तक मैंने ये अब रेडियो पाकिस्तान पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और इससे पहले अगर आप सर्च करते हैं आगाही विद डॉक्टर खलील तो आपको मेरे सारे प्रोग्राम मिल भी जाएंगे, K2 TV वाले, जो मैंने सारे प्रोग्राम उस पे 1 to 17 किए थे, और उसके साथ इनके इंडिकेटर्स पे भी। डॉक्टर साहब से हम ज्यादा काम लेंगे इंशाल्लाह इंडिकेटर्स पे, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज जो है और क्लाइमेट एक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। जी सरवत, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। अब देखें जो ममालिक हैं जिन पे ज़्यादा उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है। मैंने पहले बात की कि हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है टुवर्ड ट्रिगरिंग क्लाइमेट चेंज, लेकिन हम इफेक्ट ही हैं। इस तरह और भी ममालिक हैं दुनिया के जिनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, रादर आई वुड से कि ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है टुवर्ड मेकिंग द क्लाइमेट चेंज, बट वो इफेक्ट ही हैं। तो उसके लिए जनरली जो पूरी दुनिया में होती है 2 अप्रोचेज अपनाई गई हैं। एक को कहते हैं मिटिगेशन। तो मिटिगेशन में आपने ये करना होता है, यू हैव टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एंड द सेकंड वन इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मींस यू हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, या जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो हम जैसे जो ममालिक हैं जिन पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे डी कंट्रीब्यूटर तो हम है नहीं, तो हमने क्या करना है कि हमने ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो होगा एडेप्टेशन पे। तो एडेप्टेशन क्या चीज़ है? एडेप्टेशन एक लोकल फिनोमेनन है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्रीज पे भी बात होती है, लोगों से, अमीन असलम साहब से भी 1-2 दफ़ा डिस्कस हुई है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपना जितने भी एक्शन हैं या जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, दे मस्ट बी लोकलाइज्ड, मतलब लोकली, इंडिविजुअल लेवल पे, इवन एट द कम्युनिटी स्केल पे। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि हमने उसको एक्शन लेने हैं, मे बी वी आर गेटिंग सम फंड एटसेट्रा, बट द प्रॉब्लम इज दैट जो आप देखते हैं जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं फ्रॉम एबटाबाद से, पंजाब से, इवन विद इन द प्रोविंस या विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी हम बात कर ले तो वो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं एक जगह से दूसरी भी। तो वो हम नेवर पॉसिबल के हम कहेंगे जी हम एक दफ़ा एक जैसी पॉलिसी सारी जगह पे अप्लाई हो सकती है, दैट्स नॉट द केस। जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं, हमने अडेप्ट करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब वी ऑल एग्रीड के हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज अडेप्टेशन। बट द थिंग इज के उसके लिए हमने लोकलाइज्ड पॉलिसी बनानी है, और हमारे जो गवर्नेंस के एक्शन हैं दे मस्ट गो बॉटम अप इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन। तो नीचे जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे मस्ट बी
वी हैव टू एम्पावर देम, और उनके जो डॉक्टर साहब एक तो इंशाल्लाह मैं एक तो ये प्लेटफॉर्म है, ये हंसी मजाक का प्रोग्राम भी हम इसमें अभी इंशाल्लाह इसमें और एलिमेंट डालेंगे। अभी मैं और फरहत कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डाले जाएं, लेकिन बहरहाल इसमें मैंने कुछ लोग हैं हमारे जो हमें अभी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम बाद। थोड़ा सा इसको मैच्योर मैं इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैच्योर कर रहा हूँ, तो उस पर फिर हम जब ज्वाइन करेंगे तो वो तो वैसे हंसी मजाक का है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को और मेरे रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को और जो हम टीवी की तरफ जा रहे हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म से हम इस इंफॉर्मेशन से कैसे इन सब लोगों को इकट्ठे एक छत के नीचे बिठाया जा सकता है, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल भी हो, गवर्नमेंटल भी हो और आप जैसे एक्सपर्ट लोग भी हो। मैं अब ये नेक्स्ट कोशिश मेरी यही है कि मैं सब सीईओज को इंशाल्लाह एक किसी होटल में बुला के और एक छत के नीचे बैठ के उस पर कुछ हम लोग काम कर सके। मैं सरवत की तरफ आऊंगा। मैडम सरवत, आपके साथ आज क्या है? आज मैं समझती हूँ कि एजुकेशन के ऊपर ही डेफिनेटली बात की जाए, और हमारा जो इस वक्त एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट ओवर हियर। और जैसे कि एसडीजीज हमारा ये 4th है, क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है ये। और एजुकेशन के लिए मैं कहूँगी कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू द जॉन ड्यूवी, उसने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रेपरेशन फॉर लाइफ, इट इज इटसेल्फ अ प्रेपरेशन। तो एजुकेशन और सोसाइटी जो है उसका आपस में एक बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है, एंड एजुकेशन रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी पे, और सोसाइटी जो है उसका भी बहुत ज्यादा गहरा असर है एजुकेशन के ऊपर। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है यहाँ पे कि एजुकेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बेटरमेंट of the society, and it is also going to play a very important role for the progress and economic development of the society. और एजुकेशन जो है वो एक बुनियादी फंडामेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ। ये एजुकेशन का एक बहुत अहम जो है रोल है। और एक सिंपल वर्ड्स में मैं अपने सुनने वालों को ये कहूंगी कि एजुकेशन इज बेसिकली द गेनिंग ऑफ नॉलेज or the values and the beliefs, the habits, the skills, ये तमाम जो है ये एजुकेशन की एक खास जो है तारीफ में वो आता है। और जो हमारा माशरे के ऊपर जो इसका गहरा इम्पैक्ट है वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक और रेफरेंस आपको देती चलूं कि अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, उसने कहा था कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। एंड एजुकेशन जो है वो हमारे माशरे को मजबूत बनाती है, और हमारे माशरे में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाती है, उनको कॉन्फिडेंट बनाती है, उनको करेजियस बनाती है, उनको मेंटोर बनाती है, एक इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल पर्सन बनाती है। क्योंकि आपकी एक ही अल्फाज से या आपके किसी भी अल्फाज से, किसी भी इंसान की मोटिवेशनल टॉक से किसी भी एक इंडिविजुअल की जिंदगी जो है वो उसमें एक बहुत बेहतरी और एक पॉजिटिव। अच्छा सरवत मुझे 1 मिनट आप टाइम देंगी? 2 टॉपिक है इकट्ठे आपने कहे हैं, लेकिन उधर से ये जो अपना फरहत है, फरहत वो इस पे पहले दिन से इससे इत्तेफाक नहीं है, ये कहते हैं तालीम कोई जरूरी नहीं है, पैसा कमाओ। तो फरहत क्या ख्याल है, मतलब इतना इसमें? ऐसे ही है। मेरे साथ 2 एजुकेशनिस्ट हैं, मैं इनको थोड़ा बताऊंगी कि माजी में मेरे साथ हुआ क्या। कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैंने जनरल नॉलेज का एक पेपर आ गया, तो मैंने कुछ सवालात थे उन्होंने लिखे थे, तो मैंने उनको जवाब लिखा, उसमें उन्होंने फेल कर दिया। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे उन्होंने फेल क्यों किया। पहला सवाल उनका ये था कि कायद आज़म कहाँ पैदा हुआ, मैंने कहा दुनिया में। दूसरा सवाल ये था कि टीपू सुल्तान कौन सी लड़ाई में शहीद हुए, तो मैंने लिख दिया आखिरी लड़ाई में, अपनी आखिरी लड़ाई में शहीद हो गए। अब तीसरा सवाल उनका ये था कि शमला मुआहदे पर कहाँ दस्तखत हुए, तो मैंने लिख दिया भाई सफ़े के आखिर में हुए। अब चौथा सवाल उनका था कि तलाक की बड़ी वजह क्या है, मैंने लिख दिया भाई शादी। और आखिरी मैथ का सवाल उन्होंने पूछा कि 3 आम है, आपको उसको 7 लोगों में तकसीम कैसे करेंगे, तो मैंने कहा मिल्क शेक बनाकर। अब देखिए ना, देखिए अब फरहत को पास करने, फरहत को वैसे मार्क्स देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिए होंगे ना, नालायक लोग हैं। नहीं देखिए, मैं मिस साइमा एजुकेशनिस्ट हैं, तो हमारी गेस्ट भी एजुकेशनिस्ट हैं, ये मुझे जरा गाइड करेंगी कि इसमें फेल करने वाली कौन सी बात थी। नहीं बिल्कुल बनती नहीं है ये, देखिए ये उनकी जी साइमा, मैं कहा आपका लेवल बहुत हाई था। हाँ ये उनके समझ से बाहर था, पर पेपर चेक करने वाले के समझ में बाहर था। मेरा क्वेश्चन होगा मरियम से। डॉक्टर मरियम हमारे साथ बैठी हुई है लग्जमबर्ग से। डॉक्टर मरियम साहिबा,
एजुकेशन जो है वो मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, ख़वातीन, ये मजाक तो अपनी जगह पे है। और फिर इस्लाम का जो खासा अगर हम बयान करते हैं तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हमने शुरू किया है। क्या कहेंगी कि ख़वातीन की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? जितनी लाइक मैं तो यही कहूँगी कि ये क्वेश्चन ही हमें नहीं पूछना चाहिए कि औरतों की तालीम भी ज़रूरी है उतनी। ऑफ कोर्स जितनी मर्द की तालीम ज़रूरी है उतनी ही औरत की ज़रूरी है। यही तो जेंडर इक्वालिटी है। और ये आई थिंक ये एक एसडीजी ही है या कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो हाँ, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है एसडीजीज का। ये कौन सा नंबर है इसका? मुझे सॉरी, मुझे रिवाइंड में नहीं है। एसडीजी आई थिंक 8 नहीं, एसडीजीज नंबर 9 है या 10 है। या ओके, सो एसडीजी ये जेंडर इक्वालिटी ये स्टार्टिंग 10 नंबर है, 10 नंबर है एसडीजी 10 या जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी इक्वालिटी। में सबसे अगर आप चाहते हैं कि और वुमेन एम्पावरमेंट हो, औरतों को जॉब्स दी जाए, तो बेसिकली सबसे स्टार्ट ही एजुकेशन से होगा। तो इट मींस कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑन इट कि हम बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी नंबर 5 मरियम, जेंडर इक्वालिटी जो है ये नंबर 5 है। और नंबर 10 पे जो है ये भी वो है इनइक्वालिटीज हैं जो कि हमने उसको इस पे फोकस करना है। लेकिन जी या वो हमने लास्ट टाइम कैरोलिन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि सारे ये जो एसडीजीज हैं दे आर इंटर रिलेटेड। जिस तरह हमने पॉवर्टी पे बात की, आज हम हंगर पे बात कर रहे हैं। सो एजुकेशन इट्स रिलेटेड विद ऑल एसडीजीज। अच्छा, आप कह रही हैं एक बात से मुझे इत्तेफाक है और एक से नहीं है। एक पे आपने कहा कि जो बात की है उसका निचोड़ ये है कि एसडीजीज के ऊपर छतरी होनी चाहिए एजुकेशन की। अगर एजुकेशन की छतरी नहीं है तो शायद हम किसी चीज को बिगाड़ दे। और इसकी बिगाड़ की भी यही वजह है कि हमने इसको बराबर भी रखना है, इक्वालिटी भी रखनी है तमाम एसडीजीज के दरमियान। अगर एनिमल का इतना ख्याल रखा जाए कि वो इतने बढ़ जाए कि इंसानों से भी बढ़ जाए, और इंसानों का ख्याल ना रखा जाए जो कि इतने कम हो जाए कि जी फिर सारा एनिमल आपके सड़कों पर फिरता रहे, तो फिर भी आप इक्वालिटी इसमें जरूरी है। लेकिन दूसरी जगह पे आपने कहा कि मर्दों की तरह बराबर ख़वातीन की तालीम ज़रूरी है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन की तालीम जो है ये मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि मर्द तो एक इंडिविजुअल इंसान होता है, उसके हाथ में ज़्यादातर तरबियत नहीं होती। दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, लोगों ने जिन लोगों ने बाहर ममालिक नहीं देखे, अब डॉक्टर साहब बाहर गए हैं या फिर जो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे, बेसिकली विजिट करने से पता नहीं चलता। जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, मैंने जब ग्राउंड रियलिटीज़ देखी ना, मैंने जॉब किया मुख्तलिफ ममालिक में जाके, तो मुझे वहाँ पता चला कि कितनी ज़रूरी होता है ये इसका। अच्छा मरियम, मेरा दूसरा सवाल आपसे है तो फिर मैं आगे जाऊँगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि टेलीफोन किसी को करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? टेलीफोन डायरेक्ट करना चाहिए, कैमरे पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? General only last yesterday, someone, she is my friend, but she directly called me 2 times, and she didn't ask me before. And then she said, "Oh," and then I called her back after some time. She said, "Oh, why are you not receiving call? Like, it's not good to call someone without his or her permission. जब भी आप किसी को कॉल करना चाहें, कॉल करनी हो आपने, तो आपको उससे पहले परमिशन लेनी चाहिए। ये एथिक्स लाइक ये like it's a good habit if you ask someone before calling him or her. ये नहीं कि direct आप call करें, because ये तो weekend था, weekend पे of course like we want to like हम अपने ऊपर time spend करना चाहते हैं, हमारी families होती हैं, सब कुछ। मैं जस्ट कंक्लूड करूंगी कि जब भी आप किसी को कॉल करें तो आप उनसे पहले पूछ लें कि आर यू फ्री, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। और जैसे आप वीडियो कॉल की बात कर रहे थे, वो तो एकदम वीडियो कॉल उसमें तो सजाए मौत बनती है। ये तो बहुत ही अनएथिकल है। जी साइमा से मैं पूछूंगा जी, टेलीफोन कॉल पे जस्ट हाफ मिनट। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये तो एथिक्स के खिलाफ है ना कि आप किसी को उठा के डायरेक्ट कॉल कर दें। बेशक आपकी कितनी भी फ्रैंकनेस है, जो कुछ भी है, बट इट टेक्स लाइक 30 सेकेंड्स जस्ट टू आस्क इफ यू आर फ्री कैन आई कॉल यू, और या आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें दैट प्लीज कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री। तो उधर से लोग कहते हैं कि जी आप मैसेज पढ़ ही नहीं रहे तो हम क्या करें? नहीं, तो इसका मतलब है कि आप इतने बिजी हैं। आप बिजी हैं, फ्री होंगे तो कॉल कर लेंगे। वंडरफुल है जी। फरहत,
अच्छा, अभी पिछला टॉपिक पे थोड़ा सा मैंने बोलना था, वो आप बात कर रहे थे जेंडर इक्वलिटी और स्पेशली एजुकेशन के ऊपर ना। तो उसमें एक छोटा सा रह गया, हमारे सराकी एक दोस्त है, तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है तक, जो मिसिस के नाम से उन्होंने एमएससी लिखा हुआ था और शोहर के नाम से एफएससी लिखा हुआ था ना। तो एक एजुकेशनिस्ट उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये क्या है, आपकी बीवी जो है वो एमएससी है और आप जो है एफएससी हैं। तो उसने कहा मतलब एक ही है। तो उसने कहा वो कैसे, उसने कहा फादर ऑफ द 7 चिल्ड्रन, मदर ऑफ द 7 चिल्ड्रन। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे तो वहां जबरदस्त है, हमारे वहां लोगों पर की अपनी अपनी पंजाब में डिफिनेशन है। हमारे वहां पर साउथ पंजाब में जो एजुकेशन रेशियो है, वो कोई इतनी हाईएस्ट नहीं है, स्पेशली खवातीन के हवाले से। तो वो तो बहुत हमारी यानी कि लो लिटरेसी रेट है और इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लिटरेसी रेट के बजाय हम पॉपुलेशन रेट रेशो बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो बढ़ा रहे हैं। और बहुत बड़े कल कल की मैं अगर आपको बात बताऊं, मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक घर के अंदर एक खातून है, वो बीमार है, वो अपना घर छोड़ के फिर आई, किसी पनाह ली उसने किसी ईदी फाउंडेशन में, और इस तरह वो होते होते तो जब हमें वो केस पहुंचा तो चूंकि छुट्टी भी थी और मैं कल गांव में था, मैं थोड़े से कुछ मामलात के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी मतलब वो एक इशू है कि जी इसके 7 बेटियां हैं और 6 बेटे हैं, और शोहर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब पता नहीं ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये होता क्या है, मेरे समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। यानी एक लिमिट चीज़ों में नहीं है, और हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मुझे समझ से कुछ चीज़ें मुझे बाहर है। मैं जल्दी जल्दी आऊँगा सरवत और डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, हम लोग एक आपकी अपनी नेटिव अपनी अपनी जुबान कौन सी है, मदर लैंग्वेज कौन सी है? ये आई एम फ्रॉम एबटाबाद, हिंदको है हमारी लैंग्वेज। अच्छा, इनको है, ये तो एक जबरदस्त है। हमारे साथ इनको का एक बंदा आ गया। अब हम इनको भी आज सीखेंगे, अगर डॉक्टर साहब को याद है, इसलिए कि वो ज्यादातर पढ़ाई उनकी अंग्रेजी में है, लेकिन आज हम इनको को भी और बड़ी खूबसूरत जुबान है, मुझे आती है इनको, चूंकि मैंने पेशावर में उनके साथ बड़ा ज्यादा वक्त गुजारा है। पेशावर में बहुत ज्यादा इनको स्पीकिंग, लेकिन इनकी इनको और पेशावर की इनको थोड़ी सी चेंज है। मैं जरूर डॉक्टर साहब से कहूंगा। हमने पुश्तो में डॉक्टर साहब स्टार्ट किया था, हम आपसे कहेंगे आप जरा बोल के हमें सुनाएं। हमने स्टार्ट किया था पुश्तो में, संग चल दे। हाँ, क्या हाल है? क्या हाँ, हाल है? आप जरा बोले, संग चल दे। क्या हाल है? के आले। अच्छा, हिंदको में कहते हैं के आले। अच्छा, पुश्तो भी आपको समझ आ रही है? जी जी, पश्तो में थोड़ी बहुत ही। मैं पेशावर में रहा हूँ, मेरी मास्टर वहाँ से पेशावर से है, और मेरी जो शादी मैंने की हुई है वो भी पश्तो से। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो बड़ी मुसीबत में हैं। ठीक है। पुश्तो को आप तो घर में सीख रहे हैं, और जी, इसका जवाब आपको आता है? संग चल दे का जवाब आपको आता है? खैर दे, तासो खैर संगे। दे। अच्छा, हमने चुन के, ये तो फिर थोड़ा सा और डीप हो जाता है। जवाब, एक सवाल के बड़े सारे जवाब होते हैं, लेकिन हमने सिखाया था कि संगे चल दे, एंड इसका जवाब मरियम बताएगी। Yeah, I can. मरियम, संगे चल दे। सोच रही हूँ। साइमा साइमा संगे चल दे। हाँ चल रहे हैं। खा दे। I remember. खा चल दे। सरवत बताएगी। सरवत पुश्तो बोलेगी तो हम लोग सुनना चाहते हैं। सरवत बोलेगी, मुझे मुझे करेगी, मेरे अल्फाज को रिपीट करेगी। सरवत बोलेगी, संग चल दे। संगा चल दे। हाँ, और इसका जवाब क्या होगा? ठीक चल दे। ठीक चल दे। हाँ, खा चल दे। खा चल दे। अच्छा, ये हमारा एक हमने शुरू करवाया था। अब हमें एक सेंटेंस, खूबसूरत सा सेंटेंस सराइकी में बताएगी, फरद बताएगी। सर ऐसा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे असल में थोड़ा सा जी जी, लग नजर रहा आ है। रहे हैं आप, नजर आ रही है। अच्छा ठीक है। ऐसा है कि हमारे सरायकी में ना, किसी को कहना हो, बुलाना हो ना, तो उसे कह देते हैं कि यानी कि किसी को पागल कहना हो, तो उसकी इस तरह तौहीन नहीं की जा सकती, वे कमला पागल। तो उसे कहते हैं तुझसे भी बड़े बादशाह बंदे हो। तो क्या बड़े बादशाह बंदे हो। बड़े बादशाह बंदे हो। कहते तो पंजाबी इतनी खूबसूरत जुबान है कि वो किसी को पागल भी कहे तो बड़ी टेक्निक से कहते हैं।
सराइकी में कहेंगे, सराइकी में, अच्छा सराइकी में अगर किसी दूसरे को हाँ। बुरा भी नहीं लगेगा और उसे हाँ। पता है होगा कि ये मुझे कुछ कहना चाह रही है कि मैं ठीक की कमी बेशी कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि इधर आ जाएं तो आप सराइकी में कैसे कहेंगे? ओरेया। ओरेया। हम डॉक्टर साहब हिंदको में कैसे कहेंगे? इधर आ चलो। इधर आ जुलो। अच्छा, ajulo is also we are using in Punjabi, but there is something is mixed in languages के उर्दू पंजाबी इनको तकरीबन एक जैसे होते हैं। इसको हम लोग जो अंग्रेजी में कहते हैं कम हेयर। मरियम, इसको अरबी में कैसे कहेंगे? हाँ, अरबी में आने को कहते हैं ताल। ताल ताल, ताल कम हेयर ताल कहते हैं। एंड लाफी मुश्किला, माशाल्लाह आपको जुबान आता है, ये आती है आपको, मतलब ये अरबी तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ताल, आई लिसन फॉर मेनी टाइम देन ताल। और वो दूसरा अरबी का तो ग्रामर बड़ा स्ट्रांग और बड़ा खूबसूरत ग्रामर है, दुनिया का जदीद तरीन ग्रामर है इस वक्त वो, जिसके साथ इतने सारे ज़ख़ीरे अल्फाज है और बहुत सारे अल्फाज हमने उसमें सीखे भी है। अच्छा, हिंदको में इसको ऐसे कहते हैं, पुश्तो में कहते हैं दिल तराशा। पुश्तो में कहते हैं दिल तराशा, यानी व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू कम हियर, ओके, दिल तराशा। अब डॉक्टर साहब नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह पुश्तो के अल्फाज अपने साथ लाएंगे, बाबी से पूछ के इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब मैं आऊंगा दोबारा सरवत की तरफ। सरवत, आपका थोड़ा सा टॉपिक रहता था एंड पे जी, और वो अगर ट्रेनिंग से आप रिलेवेंट कर दे तो उसमें मैं आपको जो पहले जैसे मैंने ऊपर एजुकेशन की बात की, उसके एजुकेशन के लिए ओवरऑल मैं इसको इस तरीके से क्लोज करना चाहूंगी कि व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। तो उसके लिए यही है कि वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। मलाला यूसुफजई जी। और ऐसा ट्रेनिंग्स की जहां तक बात आ गई, ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तरबियत होना, जब हम कभी किसी को कहते हैं कि जी आपकी जॉब हुई है और आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और जी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि वो जो इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जो नेचर ऑफ वर्क होता है, वो उसको सिखाया जाता है या उसको समझाया जाता है। क्योंकि ट्रेनिंग्स के साथ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव असरात आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उससे उनको भी बहुत फायदा होता है और वो लोग जो कि ट्रेनिंग्स हासिल करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? उनको ये फायदा होता है कि उनकी जो एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन होता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेनिंग्स दे चुके हैं और वो समझते हैं कि जी अब हमने इनको काफी सिखा दिया, तो वो काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनकी कंप्लेंट्स काफी हद तक कम हो जाती हैं। जो एब्सेंटिज्म जो होता है जैसे, और मतलब स्टाफ का, एम्प्लॉइज का जो टर्न ओवर होता है कि बहुत सारे स्टाफ जो है वो जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, जॉब्स छोड़ देते हैं। तो ट्रेनिंग से जब वो बहुत सीख लेते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा पॉलिश कर लेते हैं, तो उनके काम में भी प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है और वो एक अच्छी तरीके से अपने काम को सरअंजाम देते हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा, सरवत ने एक बात की कि प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। ये जो हम बात कर रहे हैं फैमिली की, और मरियम ने बात की, साइमा ने भी की, और हमने इस पे बात की कि जी किसी को कॉल करना, और ये सारा बेसिकली ये दो फील्ड है ना, एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक आपका पर्सनल लाइफ है। अब पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में एंटर नहीं करना चाहिए और इस लाइफ को इसमें, और कोशिश करना चाहिए कि एक जो परेशानी है वो दूसरे परेशानी में भी कन्वर्ट ना हो, जो कि यही सारी चीज़ें इसमें शामिल है। सरवत जो है ये हमारी इस्लामाबाद क्लब में अभी जब हमने ट्रेनिंग करवाई थी तो इसने, ये हमारे हेड ट्रेनर्स में शामिल थी। इसके साथ हमारी एक और ट्रेनर है जो कि हमें नेक्स्ट ज्वाइन करेगी, अंबर है, और फिर हमारे साथ डॉक्टर साहबा है और बहुत सारे हैं। ये लोग जितनी भी है ये इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट प्रोग्रामों में आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते रहेंगे। ऑन एंड ऑफ हम इनको भी तकलीफ देंगे कि ये भी आते रहें। हम साइमा की तरफ आ रहे हैं, मेरे ख्याल में साइमा का एक टॉपिक अभी रहता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एक आइसलैंड के बारे में, जो कि एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है जो कि बहरे ओशियानोस यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर वाक़या है। और ये अपने खूबसूरत मनाज़िर, गर्म चश्मों और आर्टिफिशिया की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ब्लू लेगून, एक जियोथर्मल स्पा है, जो यहाँ पे दुनिया भर से लोग रिलैक्स करने और एंजॉय करने आते हैं। प्लस जिनको स्किन डिजीजेस होती हैं वो स्पेशली यहाँ आते हैं और यहाँ आके वो लोग इस स्पा में गर्म पानी से उनको, इधर ऐसा कोई भाप उड़ाता हुआ पानी होता है
कि जो कि आपकी जितनी ये स्किन की डिजीजेस हैं इनको बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। और यहाँ पे पर पर्सन जो फी इन्होंने रखी हुई है वो $79 है। $79 ठीक है। अच्छा, आइलैंड जितना भी ये खूबसूरत जगहों में जो शामिल है वो आइलैंड है। और आइलैंड यकीनन भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। वहाँ पे दो चीज़ें वहाँ उन इलाकों के आपके बारे में बता दूं कि एक तो वहाँ गर्म बर्फ के दरमियान में ठंडे चश्मे, गर्म चश्मे होते हैं, जैसे हमारे साथ भी हमारे है नादरिन एरियाज में और चतराल वगैरह में इस तरह के चश्मे हैं जिसमें आप अंडा डाले तो वो बॉइल्ड हो जाता है। और सेकेंडली वो जो कीचड़ से इलाज करते हैं, मुझे उनका ये इलाज भी बड़ा पसंद है कि वो जो कीचड़ से इलाज करते हैं ज़बरदस्त किस्म का होता है। एक मरतबा मैंने सर पे लगाया, फिर साफ ही नहीं हो रहा था, तो वो पता नहीं उसने मुझे क्या लगाया, वो एक लड़का था वहाँ पे, उसने मुझे दिया। अच्छा, मैं 1 बाय 1 सबकी तरफ आऊँगा। टॉपिक किनका रहता है तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहबा को कहूँगा अगर कोई टॉपिक रहता है तो वो बताएं, टॉपिक नहीं रहता तो जो आपके दिल में है वो आज बताएं। आपके दिल में आज रेड कलर के बारे में क्या है? मैं एसडीजी को ही कंक्लूड करना चाहूंगी कि इसमें हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हम सपोर्ट कर सकते हैं लोकल फार्मर्स को, क्योंकि हमने हंगर को खत्म करना है। हमें लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना है, हमें सस्टेनेबल फूड चॉइसेस को अडॉप्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है कि हम अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें सारे वर्ल्ड वाइड, और फूड को वेस्ट नहीं करना। ये एक ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मरियम, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे सभी कलर्स पसंद है, मतलब इट डिपेंड्स के लाइक मुझे कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो पसंद नहीं है, सब पसंद है। साइमा, आपको कौन सा कलर पसंद है? जी मुझे व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट में मैं हूँ, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है। अच्छा, फरहत, जो आपके दिल में है एक तो वो कहना है आधे मिनट में, और दूसरा अपना फेवरेट कलर भी बताना है सबको। अच्छा, सबसे पहले फेवरेट कलर बताएं। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। पता नहीं मेरी स्क्रीन कुछ मिक्स हो गई है, इस वजह से ऐसा है कि एक तो मैं मिस साइमा को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आइसलैंड के बारे में, और वो दूसरे लफ्जों में मेरे दिल की ये बात कहना चाह रही थी कि अगला प्रोग्राम डॉक्टर साहब जो ना प्लान करें वो आइसलैंड में किसी में ना। अल्लाह माफ करे। तो मिस साइमा इस तरह के अच्छे अच्छे काम करते रहा करे, ये एक अच्छी रिवायत है। सेकंडली जो मेरा कलर है वो पसंदीदा कलर है ब्लू एंड व्हाइट, जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सरवत, आपका फेवरेट कलर? मैंने जो पहना हुआ है ब्लू। अच्छा, ठीक है, तो ये आप सरवत को फिर भेज दे पैक करके उस पे। डॉक्टर साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? सर मुझे ग्रीन पसंद है, ग्रीनरी। ग्रीन, ग्रीन। ओए, क्लाइमेट चेंज वाले तो क्लाइमेट चेंज वाले हैं ना, वो कभी अपनी बात से नहीं मुकरते। वो अब भी कह रहे हैं कि जी मुझे ग्रीन पसंद है, हालांकि उनको जो भी कलर पसंद हो, लेकिन उन्होंने अपना क्लाइमेट एक्शन की तरफ अपने आप को टर्न किया है। देखिए, ग्रीनरी जो है ये इंसान के नज़र को बढ़ाती है, जिंदगी को बढ़ाती है, इंसान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी कहानी है इसके अंदर, और हम यकीनन उसको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब का और सरवत जफर का कि इन्होंने हमें एज ए गेस्ट स्पीकर ज्वाइन किया। जी, कुछ बोलना चाहती है सरवत? कहा था ना कि एक कलर के साथ आज की आप बात बताएं जो आपको इस वक्त समझती है कि कहनी है। मैं तो सफेद कलर को पसंद करता हूं, और उसके साथ अहम बात यही है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पसंदीदा कलर था, तो मुझे है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों व्हाइट कलर, हालांकि मैं बहुत, वो मरियम ने जैसे कहा, मैं हर एक कलर पहनता हूं, लेकिन एक मरतबा मैंने येलो शर्ट पहना हुआ था, उसके साथ उस वक्त हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, ये मैचिंग की बीमारी हमें नहीं लगी हुई थी। बहुत यंग एज में मैं दुबई गया हुआ था, तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे कहा यार येलो शर्ट के साथ जो तुमने टाई बांधी है ना, उसने मुझे बड़ा वो किया, कंफ्यूज किया। उस मीटिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मीटिंग और सारा प्रोग्राम कैसे हुआ। सारे प्रोग्राम में मैं यही सोच रहा था कि मेरा शर्ट जो है वो येलो है, और जो मैंने उसके ऊपर टाई पहनी है वो थोड़ा सा डार्क कलर है, तो मैंने ऐसा क्यों किया।
तो ये इंसान फंस जाता है। कलर कम्बिनेशन बराबर करना, अब तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने देख लिया कि पैंट शर्ट के साथ पेशावरी चप्पल पहने जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हम कहाँ से करते हैं, और फिर जो है चेक शर्ट पे हम टाई बांधते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर जाके वहाँ जब मैं यूरोप गया ना, तो सबसे पहले मैंने कहा मैं ये सीखूंगा कि ये कहाँ से सिखाया जाता है, और अंग्रेज खुद करते हैं, ये नहीं कि हम अंग्रेजों को, मैंने खुद देखा है वो हवाई चप्पल के साथ पैंट शर्ट पहन के मैंने देखा है उनको, लेकिन खैर फॉर्मल नहीं देखा। ऑफिस में आते हुए वो बड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं, प्रोफेशनल लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं। जी फिर मैं आऊंगा उसकी तरफ, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया उसने मुझे दे दिया सरवत ने, तो मैं दोबारा साइमा की तरफ आऊंगा। जी जी। कलर के साथ जो आपका पसंदीदा कलर है उसके साथ कोई सेंटेंस एक बोले जो आप बोलना चाहते हैं। मुझे व्हाइट कलर पसंद है बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ पीस। साइन ऑफ पीस है। जहां भी लड़ाई होती है तो आप अगर व्हाइट झंडा, बगैर बीवी को व्हाइट झंडा कभी नहीं दिखाना, आपको फिर भी वही बातें सुननी पड़ेगी जो है, वहां कभी हालत अमन नहीं आ सकता। जी मरियम। सर मरियम की बीवी नहीं है, उन्हें नहीं पता। नहीं सब्र करे, उसको सुनने दे। मुझे वैसे ये कहूँगी, मुझे भी ग्रीन कलर बहुत पसंद है, और वो भी मतलब वो भी क्योंकि मैं अभी करंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, ग्रीन फाइनेंस पे काम कर रही हूँ, ग्रीन फिनटेक पे काम कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर वैसे मतलब इस सेंस में मुझे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन गैसेस पे जरा काम करके फिर हमें बताएं कि ये क्या होता है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, पता नहीं लोगों ने सुना ही नहीं था। ग्रीन गैसेस आ गए और पता नहीं बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गए, ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज है, हमें समझ ही नहीं आ रही थी। अल्लाह, हमने जब पहली मरतबा पढ़ा हम परेशान हो गए। जी बताएगी फरहत। जी कलर के हवाले से मैं बता चुकी हूँ, और चूंकि आजकल वैसे मुझे मुझे सेंटेंस उसने कहा बता दे अपने फेवरेट कलर पे। अच्छा, फेवरेट कलर पे वाइट मुझे इसलिए पसंद है कि चूंकि वो अमन की अलामत है, और ब्लू मुझे इसलिए पसंद है कि वो पानी और नेचर की रिलेटेड है। स्काई पानी और दूसरे जो नेचर वो है ना, उनके साथ वो बहुत रिलेट करता है, इस वजह से। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे फरहत कि पानी का कलर क्या ब्लू होता है? वैसे जो पीने वाला पानी है वो बे कलर होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये है कि ज्यादातर जब हम समंदर, दरिया और या खास तौर पर मैं ट्रैवल हूँ तो हम नदी नालों में पानी देखते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लू में नजर आता है, लाइट ब्लू। नालायक लड़की वो वाइट पानी होता है लेकिन उसमें आसमान नजर आता है। जी तो सरवत जफर। मैंने आपको बताया सर, वो ढेर सारे टीचर ने पेपर में मुझे फेल कर दिया, नहीं पता था। नहीं आपके साथ बड़ी ज्यादती होती है, अक्सर होती है। जी सरवत बताएगी अपने फेवरेट कलर के बारे में। कलर तो मैंने ब्लू बताया है, और जो आप कहते हैं ना कि जो बात इस वक्त आपको आ रही है, आप जो शेयर करना चाहती हैं, वो मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ने जिंदगी जो है वो बहुत कीमती नेमत हमें दी है, तो बी पॉजिटिव एंड डू द बेस्ट इन योर लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। डॉक्टर साहब आखिरी वर्ड जो आप बोलना चाहें। सर मैं यही कहूँगा कि बस नेचुरल एनवायरनमेंट में हमको रहना चाहिए, नेचुरल, तो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। चूंकि टाइम से मैं निकल रहा था, रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है, तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा मिलेंगे, नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। इन मेहमानों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, किसी भी वक्त हमें आप ज्वाइन करें, हमें कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है लेकिन लाज़ बात है हर बंदे को स्पेस नहीं दिया जा सकता। तो आप सब मेरे साथ, मेरी टीम मेरे साथ रहेगी, और बाकी डॉक्टर साहबा से और सरवत जफर से हम इजाज़त चाहेंगे। मैं रिकॉर्डिंग इसके साथ बंद करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।